डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जिस तरह कहा गया कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, तो क्या रिलीफ दे सकेंगे? देखते हैं जी क्या करते हैं वो। अभी तो मुझे नहीं पता कि कोई उनका कोई हिकमत अमली, माशी हिकमत अमली लॉन्ग टर्म तो स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो दुनिया कहीं और किसी और तरफ जा रही है। हम तो बहरहाल मैं उस पर क्या तबसरा करूँ, उसके मुताबिक फिर IMF कहाँ पे होती है, तो USAID कहाँ पे होता है, और बाकी सारा मामला। तो एक पैरेलल प्लानिंग जो है वो हमें तैयार करनी चाहिए। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनको सितंबर में पिछले साल वो शहीद उनको किया गया था। तो आज जो उनका उनकी और सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन का जो नमाज जनाजा, तो उसमें लाखों की तादाद में, लाखों से मुराद ये कि मिलियन से ज़्यादा जो है वो लोग उसमें शरीक थे। बैरूत में और उसके सबब्स में, दाहिया के इलाकों में, जहाँ पे हमेशा उनका क़याम रहा, और उनसे मुलाकात भी हुई। और सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो व्यूज़ ऑन न्यूज़ में जो है उन्होंने शिरकत भी की एक से ज़्यादा मरतबा, और वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिए। तो वो जो है वो 64 बरस की उन्होंने उम्र पाई, और बहुत बड़ा जो है उनका इज्तिमा था। और वहाँ पे 65 मुल्कों के तो बाकायदा नुमाइंदगान मौजूद थे, और बाकी दुनिया भर से जो एक्टिविस्ट और बाकी जो लोग थे उनके चाहने वाले वो मौजूद थे। लेकिन इस मरहले पे जो है वो एक तो हिज़्बुल्लाह ने ये ज़ाहिर किया कि वो मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं। जो बैरूत एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो सैयद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर के हवाले से एक तनाज़ा चल रहा था, लेकिन वो अल्टीमेटली वो तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर बैरूत एयरपोर्ट पे भी उनकी जो है वो वहाँ पे लगा दी गई। और इसी दौरान जो है वो इसराइल की तरफ से 2 स्ट्राइक्स वहाँ पे हुई मुख्तलिफ़ इलाकों में। और लेकिन ये है कि बहरहाल वो ये मुज़ाहरा किया हिज़्बुल्लाह ने आज कि वो अपनी जगह मौजूद हैं। जैसे हमास बार बार ये बता रही है कि हम मौजूद हैं अपनी जगह, इतनी जो भी जहरीत रही हमें एज अ फोर्स, तो आज हिज़्बुल्लाह ने अपनी पावर शो की, वहाँ मुकम्मल के मौजूद हैं तमाम तर हमलों के बावजूद। और इज्तिमा जो था वो यमन में बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा जो यमन का इज्तिमा है वो भी बहुत बड़ा हुआ वहाँ पर भी। तो अब इस दौरान जो है वो जनीन के जो कैंप्स हैं वहाँ पे, जैसे मैंने कहा 21 साल के बाद जो है वो जनीन मगरबी किनारे के कैंप्स में इसराइल की जो के टैंक्स दाखिल हुए हैं। और स्टीव वित्कॉफ कह रहे हैं कि पहले फेज़ की एक्सटेंशन शायद हो जाए, यानी इसका मतलब है कि 1 मार्च तक जो है वो। अब इसमें दूसरा मामला ये भी तो है कि 4 मार्च को अरब रहनुमाओं का इजलास होना है, लेकिन इस स्टीव वित्कॉफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामलात को वो कहीं बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और वो जो नेतन्याहू, क्योंकि देखें उधर से वो ज़ेलेंस्की हर थोड़ी देर के बाद वो उनकी खबर आती है कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, अगर नेटो में यूक्रेन को ले लो, यूक्रेन को शामिल कर लो, यूक्रेन को बचा लो, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। इस्तीफ़ा वैसे भी देंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उनको उनकी फ़ौज ही शायद अरेस्ट कर ले, उनकी जान को भी ख़तरा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की अजीब एक जो है ना अजीब जगह फंस गए, और वो उनको चाहिए कि वो जो है वो खामोशी अख्तियार कर लें, जलावतन हो जाएं खुद ही किसी मुल्क को देख के। अगर कोई मुल्क उनको लेता है, ज़ेलेंस्की की अब पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है। वो हर थोड़ी देर बाद, हर 2-3 घंटे के बाद वो कहीं महफिल पे बैठे होते हैं, कहते हैं मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कहते हैं अच्छा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं नहीं, इस्तीफ़ा इसमें दूंगा जब नेटो में ले लेंगे मेरे मुल्क को, मेरा मुल्क का अमन मुझे, मतलब इस तरह की बातें कर करके वो फंस गए बीच में। और ना मैक्रों और बाकी यूरोप के मुल्क खुद माशी बदहाली का शिकार हैं, और बदहाली तो नहीं निकल जाएंगे, लेकिन एक रिसेशन आया हुआ है, तो इसमें वो ज़ेलेंस्की को संभालेंगे या वो अमेरिका को अपने टैरिफ्स का मसला ट्रम्प से हल करवाएंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमेरिका जो है वो 877 बिलियन 877 बिलियन साल का खर्च कर रहा है डिफेंस पे। चाइना खर्च कर रहा है 292 बिलियन। मैंने कहा चाइना जो है उसने वियतनाम से हटके कोई जंग नहीं, चाइना ताज़ा दम है, उनकी जो है वो 750 बेसेस हैं, उनकी सिर्फ एक बेस है फॉरेन बेस, और वो जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चाइना जो है वो असल देखना ये आने वाले दिनों में कि क्या चाइना और जो रशिया के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि नहीं होता। और अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता तो इसलिए फिर एक नया क्राइसिस खड़ा होगा। ये जो मामला है ना नेतन्याहू भी ज़ेलेंस्की वाली पोजीशन में आ गए, क्योंकि यहाँ से अरब ममालिक और मशरिक सारी दुनिया, अच्छा जो केयर स्टीमर है वो भी बात करने जा रहे हैं गज़ा के ऊपर। जो लेवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनके भी जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई है, और वहाँ पे वो
मैंने कल भी कहा था फैमिली फ़ोटो नहीं उतर सकी, इतना इख्तलाफ हो गया था बरतानिया के साथ और बाकी मुल्कों के साथ। वो कल पहुँच रहे हैं तुर्किया पहुँच रहे हैं। हालांकि जोहान्सबर्ग में जो फिदान है, जो तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन कल जो मुलाकात है वो बड़ी अहम है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का जो तुर्की का दौरा है, तुर्किया का, वहाँ पर एक तो बात होगी यूक्रेन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तुर्किया का। दूसरा सीरिया के हवाले से बहुत, दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें सीरिया भी डिस्कस होगा, जिसमें यूक्रेन भी डिस्कस होगा, जिसमें गजा भी डिस्कस होगा, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होगा ये कल की मीटिंग में। और ये कल की मीटिंग इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई कि यहाँ से वो अंकारा से इन मुलाकातों के बाद सीधा जाएंगे तेहरान, और तेहरान में उनकी ईरान की क़यादत से बात होगी। तो ये जो रीजन के अंदर या पूरी ग्लोबली बड़े फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं, तो उन फैसलों के आगे जो है वो किस तरह से मामलात आगे चलेंगी दुनिया के। मेरा नाम चगोस आइलैंड फंसा हुआ है बीच में, और जब चगोस आइलैंड के ऊपर, इसका मतलब ये है कि चाइना है ना कहीं मद्देनजर, देखिए ना, अगर चाइना कहीं सामने है ना, और उसमें अब देखना ये है कि कौन से मुल्क जो हैं आगे आने वाले दिनों में अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। देखिए ना, ये वो मुल्क जो दरमियान में चले हैं वो इस काबिल रहे हैं कि उन्होंने सुलह करवाई, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्किया, बेशुमार मुल्क ऐसे जो कि एक ही वक्त में, किसी को इतराज़ नहीं, वो एक ही वक्त में उन्होंने जो है वो रशिया से भी यूक्रेन से भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखे, वो दरमियान में सालिसी का रोल प्ले कर पाए। अच्छा, ये आप जहन में रखें कि जो दुनिया के 120 मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, 120 मुल्कों का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और ये जो है ये 30% दुनिया की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना में हो रही है। 30% जितना सामान आपको पूरी दुनिया में बना हुआ नज़र आ रहा है वो चाइना का है, इस तरह से आप बात, ठीक है। और बाहर से चाइना जो है वो 2.72 ट्रिलियन बाहर से सामान मंगवाता है और 3.59 ट्रिलियन बाहर एक्सपोर्ट करता है। और 40% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स हैं, 40% ग्लोबली पूरी दुनिया के 40% वो चाइना में लिखे जा रहे हैं। और ये जितनी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से ये अमेरिका में लोगों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वो सारे के सारे चाइना का रुख करें। चाइना ने एक नया प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे थे तो यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के साथ ही यहाँ पर इस जगह पे मुख्तलिफ उनकी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके 100 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। 100 शहर ऐसे हैं चाइना के जिनमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, और अमेरिका में सिर्फ 10 शहर ऐसे हैं जिनमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो चाइना जो है वो और मतलब चाइना बिल्कुल, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2030 में चाइना जो है, जो कि सेकंड दुनिया की जीडीपी है, वो पहली जीडीपी हो जाएगी। तो चाइना के असल कंपटीशन जो होना है वो चाइना से, लेकिन ये जो कोशिश है अमेरिका की कि क्या रशिया चाइना को छोड़ देगा, जैसे कि चाइना ने सोवियत यूनियन को छोड़ दिया था, और रशिया उसके बाद कैसा होगा, इसके ऊपर बैट हो रही है। ये जो रीजनल और ग्लोबल सिनेरियो है ना, यहाँ पे तय होना है कि किस मुल्क में कैसी हुकूमतें, कैसी पॉलिसीज़ बनेंगी, वो मुल्क आगे कैसे उन्होंने अगले कई सालों के अंदर कैसे आगे जाना है, किन ब्लॉक्स में रहना है। ब्लॉक्स में तो रहना है, कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा, ठीक है ना, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना, या तो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क को सऊदी अरेबिया उसने कहा भाई हम तो लेंगे, उनको तो उनकी तो इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त खड़ी, उन्होंने कहा हम तो दरमियान में नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि आपका क्या ख्याल है कि जैसे मतलब पाकिस्तान को पॉलिसी लेनी पड़ेगी आगे, और इंडिया को लेनी पड़ेगी। अगर अमेरिका के साथ गए हैं तो अमेरिका उनको अगर चाइना के अगेंस्ट खड़ा करेगा तभी तो देगा सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि कौन से मुल्क कहाँ। लेकिन ये आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प का, ये तो बाइडेन का फैसला था, मेरा फैसला है ही नहीं, ज़ेलेंस्की को फेंक दिया उठा के। यानी अब ये देखें ना कि वो भाई अमेरिका के साथ उन्हें मामला, जो अमेरिका में, ये तो यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पे हुआ ना सारा, लेकिन ये कि उन्होंने कहा मैंने तो नहीं, बाइडेन ने किया था, मैं तो चाहता हूँ कि रशिया दोस्त है हमारा। तो ये कैसी ज़बरदस्त पॉलिसी है। अब आप कहते फिर कि जी अमेरिका से बात हुई तो उन्होंने कहा अमेरिका तो चेंज हो गया। तो यहाँ पर भी
हमारे यहाँ सेटअप बाइडन दौर का है, उनकी यादगार है। अब देखिए कब तक चलती है आगे। जी।